सो व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं हम, बट ये पहले करेंगे क्योंकि ये वाली थोड़ी ज़्यादा इजियर है एंड थोड़ी छोटी भी है ये यूनिट नंबर 2 से कंपेयर करें तो यूनिट नंबर 3 हम पहले कर रहे हैं, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो इस यूनिट में मेनली कंसर्न जो टॉपिक्स हमारा वो है रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑप्शनल होती है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब जो बंद करने का प्रोसीजर होता है। तो स्टार्ट करना एंड बंद करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिडिल ऑफ दी जो भी एक्शंस होते हैं पार्टनरशिप के, वो हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 58 डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो इसमें यही बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म उसी दिन से एक्टिव हो जाती है जिस दिन वो पोस्ट या डिलीवरी अपनी भेजता है, जो उसकी पार्टनरशिप डीड की होती है, एंड जो भी फीस होती है वो जिस दिन स्टेटमेंट जाएगी, स्टेटमेंट हो जो दी जाती है, जिसमें हमारे फॉर्म का नाम है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, और कोई भी और जगह जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, डेट ऑफ पार्टनर की ज्वाइनिंग जो डेट है वो, फुल परमानेंट एड्रेस, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म की ड्यूरेशन कब तक की है, पार्टनरशिप एट विल है कि जो भी है, वो स्टेटमेंट विद प्रिस्क्राइब फीस जो होती है वो पे करी जाती है रजिस्टर ऑफ द फर्म को। उसी दिन से वो फॉर्म रजिस्टर हो जाती है। बेसिकली जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती कंप्लीट, तब तक वो डेट के जगह यहाँ पे वो डेट मानी जाती है जिस दिन वो अपनी स्टेटमेंट भेजती है। ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है जिस दिन वो स्टेटमेंट भेजेगी, ना कि जो इस दिन पे उनकी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में होती है। ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट जो होती है सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करनी पड़ती है, या फिर अगर कोई पार्टनर का एजेंट है जिसको स्पेसिफिकली हायर किया है पार्टनर ने, तो वो एजेंट काम करता है पार्टनर की जगह। ठीक है। बाकी वेरीफाई करना होता है उसको, हर पार्टनर को स्टेटमेंट को बिफोर साइनिंग। बाकी इसमें जो है क्राउन, एम्पर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, वो सब नाम जो है वो यूज नहीं करने, जो कि एक बेनिफिट देखा है ओवर अदर पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे अकॉर्ड्स पे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जनरली ऐसे नाम दे देती है कि एम्पर है, क्वीन है, ये सब अलाउड है ही नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना नाम जो है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो इसमें ये सब वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन की बात की है सेक्शन 59 में, जिसमें यही बताया गया है कि रजिस्ट्रार जो है उसको ड्यूली कंप्लाई करना होता है, और रिकॉर्डिंग अपने पास रखनी पड़ती है, जो स्टेटमेंट आती है वो। बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म को कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसके उसमें एक्सचेंज में फर्म को एक प्रिस्क्राइब फी और प्रिस्क्राइब फॉर्म देना होता है विद नेसेसरी डिटेल्स, जो पर्टिकुलर्स होते हैं पार्टनरशिप के, और वो रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं कि ये डिटेल्स है पार्टनरशिप की, जो चीज़ पहले डिस्कस हुई। ठीक है। अब नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सेक्शन नंबर 69 में डिफाइंड है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के। ये हमारा मेनली इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जैसे कि पहले बोला था कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो सबसे पहला यही है कि इंग्लिश लॉ में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होती है, बट इंडिया में जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बाकी इसकी कुछ डिसेबिलिटीज आती है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जैसे कि सबसे पहले पार्टनर ऑफ फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते। पार्टनर फर्म थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते। बाकी थर्ड पार्टी जो है वो फर्म को स्यू कर सकती है, और जो पार्टनर है वो पार्टनर ऑफ फर्म को स्यू नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब यही है कि जो भी बेनिफिट्स फर्म को मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहेगी। फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं कर पा रही, पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं कर पा रहे, पार्टनर पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं कर पा रहे, या फर्म को नहीं कर पा रहा, बट थर्ड पार्टी जो है वो फर्म को कर पा रही है, तो वही है, सारे ही नुकसान झेल रही है वो। बाकी सेट ऑफ का इसमें क्लेम भी नहीं मिलता, कि अगर आपने लाख रुपए की पेमेंट करनी है और 10,000 रुपये आपके आने, तो पेमेंट 90,000 की, लाख रुपए की जगह आप 90 की कर दो, वो है ही नहीं बेनिफिट। वो बेनिफिट भी है, सोचो, इतनी छोटी सी चीज है बट वो बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो रजिस्ट्रेशन कराना जनरली फायदेमंद ही रहता है। बाकी कुछ राइट्स होते हैं जो पार्टनर्स के और फर्म के अफेक्ट नहीं होते इस सेक्शन की वजह से। वो कुछ राइट्स ये है कि थर्ड पार्टी जो है वो पार्टनर और फर्म को, जैसे मैं बोला, कि स्यू कर सकती है, वो एक हो गया।
दूसरा ये है, पार्टनर जो है वो फर्म को स्यू कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि उनके अकाउंट्स प्रॉपरली जो है मेंटेन नहीं हो रखे, या फिर कुछ भी सेटलमेंट है, कोई रियलाइजेशन है प्रॉपर्टी की, अगर वो गलत तरीके से की गई है, तो पार्टनर के पास पूरे पूरे राइट्स है कि फर्म को या फिर दूसरे पार्टनर्स को वो क्या कहते हैं, स्यू कर सके। और बाकी क्लेम जो है वो सिर्फ 100 रुपए तक का सेट ऑफ हो सकता है। बेसिकली अगर किसी ने 1000 रुपए की पेमेंट करनी है, और मेरे पास 100 रुपए, तो वो सेट ऑफ हो जाएंगे। ये चीज होती है। बाकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हायर्स को जो है वो sue करने का राइट रखते हैं फर्म को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। यही केस है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सब हो सकता है, बट पूरी जो जर्नी है, जर्नी का टाइम स्यू करने की पावर ही नहीं है पार्टनर और फर्म के पास। मतलब डिसोल्यूशन का टाइम तो जो मर्जी करो, यही बात है। बाकी रजिस्ट्रेशन टॉपिक हमारा मेनली खत्म हो जाता है, अब शुरू हो जाता है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हमारा डिफाइंड है सेक्शन 39 से 47 में। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये ऑफ पार्टनरशिप, दो तरह की डिसोल्यूशन होती है, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो इसमें रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे, डेथ ऑफ पार्टनर आ जाता है। जनरली इन सब केसेस में हमारी चेंज इन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। बट अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, तो दैट मीन्स बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, सब कुछ बेचा जा रहा है, सारे पार्टनर्स के जो भी शेयर्स है वो वापस करे जा रहे हैं, एंड डिसॉल्व किया जा रहा है कि बिजनेस ही शट डाउन करना है। ठीक है। तो इसमें यही चीज लिखी है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हम देखें, तो वो ये है कि बिजनेस शट डाउन करना, गोइंग कंसर्न जिसमें अफेक्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेक्शन 40 से 44 में क्या चीज बोली गई है, तो सबसे पहले हमें ये बताया गया कि डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है, या वॉलेंट्री डिसोल्यूशन क्या है। बेसिकली हम अपनी मर्जी से पार्टनरशिप जब बंद कर रहे होते हैं, उसे वॉलेंट्री डिसोल्यूशन बोलते हैं, या डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला जो केस होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट होता है, कि एग्रीमेंट ही उन्होंने कर लिया कि फर्म बंद करनी है। ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन वो होता है जब, जहाँ पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर कोई भी ऐसा केस हो गया कि अनलॉफुल एक्ट कर दे, तो इन दैट केस कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका बिजनेस ही इलीगल था, तो आपको डिसॉल्व तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही खराब कर रहे हो आप तो बेसिकली। बाकी अगर आगे बात करें, तो डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, बेसिकली कुछ कंटिजेंसी आ गई कि एक्सपायरी हो गई एक फिक्स पीरियड की, एडवेंचर कंप्लीट हो गया, डेथ हो गई पार्टनर की, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इन सब केसेस में कंटिजेंसी आती है कि ऐसा हो चुका है जो चीज होनी नहीं चाहिए थी, कि टाइम पीरियड खत्म हो गया, एडवेंचर कंप्लीट हो गया, तो इन दैट केस कंटिजेंसी आ जाती है, तो हमारा फॉर्म जो है डिसॉल्व हो गया, इन दैट केस वॉलेंट। बाकी नोटिस के उस पे कि सारे के सारे जो पार्टनर्स है, या फिर कोई एक पार्टनरशिप एट विल है, एक पार्टनर ने अपना नोटिस दे दिया कि उसे डिसॉल्व करनी है पार्टनरशिप, अगर बाकी पार्टनर्स उसमें अग्री कर जाते हैं, तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। बाकी जिस दिन नोटिस दिया जाता है, उस दिन से फॉर्म डिसॉल्व की डेट हम लिखते हैं, ना कि जिस दिन एक्चुअली में डिसॉल्व हुई। बेसिकली डिसॉल्व, डेट ऑफ नोटिस इज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर सीधे सीधे पॉइंट। बाकी इसके बाद वॉलेंट्री डिसोल्यूशन खत्म होता है, एंड हमारा अगला टॉपिक है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जब जब कोर्ट आपको बोलते हैं कि फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, वो कौन से केसेस है? इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर पागल हो गया, पागल वर्ड या अनसाउंड माइंड बोल लिया, इंसैनिटी बोल लिया, तो वो उस केस में कोर्ट की जजमेंट, जनरली कोर्ट की जजमेंट ही यही होती है कि डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म। इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि टेम्पररी सिकनेस को ग्राउंड नहीं माना जाता डिसोल्यूशन के लिए। अगर टेम्पररी सिकनेस है, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। बाकी परमानेंट इनकेपेसिटी होगी, कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, इलनेस है, जिसकी वजह से आप काम ही नहीं कर सकते कोई पार्टनर, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट होता है। बाकी कोई मिसकंडक्ट हो गया काम करने में, जो आपके राइट्स ड्यूटी से आप उसके आगे चले गए, बियॉन्ड चले गए, जो कुछ इलीगल कर दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो जाता है। बाकी परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो परसिस्टेंट मतलब बार बार अगर आप अग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इन दैट केस तो ऑब्वियसली आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। आप खुद अगर नहीं भी कर रहे, तो कोर्ट कर देगा वो डिसॉल्व। बाकी इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट अपना, बेसिकली आपने कोर्ट को बोल दिया कि आप ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो किसी को, तो इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट के पास, कोर्ट के ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बाकी कॉन्टिन्यूस या बार बार लॉसेस हो रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो
फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है बाय जजमेंट। बाकी कोई भी रीजनेबल चीज होगी जो कोर्ट को लगे, जस्ट और इक्विटेबल, बेसिकली जो जस्टफुल लगे पब्लिक इंटरेस्ट में, उस केस में भी फॉर्म डिसॉल्व करने का राइट रखता है कोर्ट। बेसिकली ऐसा कोई केस हो गया जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे बट पार्टनरशिप चल रही है, तो इन दैट केस फॉर्म कोर्ट के पास पूरा पूरा राइट है फॉर्म डिसॉल्व करने का। ठीक है। बाकी अगर लायबिलिटीज की बात करें पार्टनर्स की आफ्टर डिसोल्यूशन, तो यही है कि थर्ड पार्टीज की जो लायबिलिटी है वो चलती रहती है आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो। अगर नोटिस दे दिया है तो लायबिलिटी पार्टनर्स की प्रोटेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। बाकी कुछ एक्सेप्शन है इस केस में, कि अगर कोई डिसीज्ड पार्टनर का एस्टेट है तो लायबिलिटी नहीं होगी, इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, और अगर कोई डोरमेंट पार्टनर है तो उसकी भी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसे तो जानते ही नहीं थे ना इन दी एंड आप। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर था तो उसकी तो वैसे भी लायबिलिटी, कोई पब्लिक नोटिस देने की उसे जरूरत नहीं होती, तो वो तो वैसे ही लायबिलिटी उसकी बची हुई होती है आगे के लिए। बाकी अगर हम राइट्स ऑफ पार्टनर की बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डेट्स एंड लायबिलिटी पहले फर्म की पे की जाती है और बाद में जो पार्टनर्स की होती है वो पे करी जाती है। बट इन सम केसेस जो हमारे जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले पार्टनर्स की पे करी जाती है देन फर्म की करी जाती है। वो केस है हमारा अगर पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ हो ये चीज कि पहले हम वो पार्टनर को बिलोंग करती है, तो पहले पार्टनर्स की लायबिलिटी पे ऑफ कर दी जाएगी, फिर करेंगे हम फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ। ठीक है। बाकी आगे जाके अगर कोई भी म्यूचुअल राइट ऑब्लिगेशन की अथॉरिटी जो पार्टनर की होती है वो पूरी नहीं की जाती एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप के बाद भी, या कुछ भी अगर अनफिनिश रह जाती है तो वो चीज़ उनको कंप्लीट करनी होती है, वो उनकी लायबिलिटी रहती ही रहती है। बाकी ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे जाती है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही चीज़ होती है कि लॉसेस जो होते हैं सबसे पहले हमारे प्रॉफिट से पे किए जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो होती है वो भी हमारे प्रॉफिट से पे की जाती है, फिर हमारे पहले प्रॉफिट से पे किया जाता है, फिर कैपिटल से पे किया जाता है, बाद में पार्टनर्स खुद अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आते हैं। बेसिकली कोई भी लॉस हो, पहले प्रॉफिट से निकाल लिया, पीएनएल अकाउंट यूज करा, फिर अगर कोई लॉस और बचता है तो वो कैपिटल से पे ऑफ करते हैं, एंड अगर फिर कोई लॉस बच जाता है तो पार्टनर्स अपने आप लेके आते हैं अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल से या प्रोपोर्शनेट जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो उसमें। बाकी जो भी एसेट्स होते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में पे ऑफ करने के वो काम आते हैं, कि जो भी एसेट है उनको रियलाइज करके पार्टनर्स अपनी कैपिटल में एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बट यही होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट यही माना जाता है कि सबसे पहले डेट पे किए जाएंगे फर्म के, फिर कैपिटल में पे जो भी कैपिटल है वो भरी जाएंगी, फिर कैपिटल जो है क्लोज की जाएगी और बाद में पार्टनर जो है वो अपने हिस्से में पैसा बाहर ले जाए। पहले डेट पे किया, फिर कैपिटल पे की, फिर अपने जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज किया, फिर बाद में जो पैसा बच गया वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए। बाकी जो वही चीज मैं बोली कि डेट्स एंड सेपरेट डेट्स कैसे पे किए जाते हैं, तो पहले फर्म के डेट पे किए जाते हैं एंड देन पार्टनर्स के डेट पे किए जाते हैं, वही चीज है। एंड अगर कोई भी ऐसे लिखा गया है फर्म के अग्रीमेंट में कि पहले पार्टनर के डेट, वो पार्टनर का एसेट है, देन पार्टनर के डेट पहले पे किए जाएंगे, देन फर्म का डेट पे किया जाए। यूनिट नंबर 3 भी खत्म, ज्यादा बड़ी थी। यूनिट नंबर 2 बचती है इसके बाद, यूनिट नंबर 2 भी निपटाएंगे। बट ये यूनिट थोड़ी छोटी थी, दैट्स व्हाई मैंने कहा पहले ये निपटा देते हैं। एंड यूनिट नंबर 2 थोड़ी सी बड़ी हुई इस वजह से क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यूनिट नंबर 2 इसके बाद उठाएंगे। खत्म यूनिट नंबर 3, मिलते हैं जल्दी, 10 दिन बचे हैं। बाय बाय।